नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम लोग जैसा भी डीएलएड का आपका एग्जाम चल रहा है उसी पैटर्न पे आज के सेशन में हम लोग साइंस के टॉप 40 एमसीक्यू लेकर के आए हैं, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कॉमेंट में बता दीजिएगा। और जिसका जिसका आपको यहाँ पे आंसर ही पता होगा तो कॉमेंट में बताते चलिएगा। जो आपकी 26 से एग्जाम स्टार्ट हुई है डीएलएड के, और जितना भी अब तक हुई है उसी पैटर्न पर आधारित, जैसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पर आधारित आज के सेशन में हम लोग टॉप 40 एमसीक्यू देखेंगे। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि एनिलिडा समूह में मुख्यतः कौन से जीव आते हैं। क्या एनिलिडा समूह में मुख्यतः कौन से जीव आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी। जोक और केचुआ आता है। क्या आता है दोस्त? जोक और केचुआ आता है। एनिलिडा समूह में कौन से जीव आते हैं? तो जोक और केचुआ आता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछे दोस्त? आर्थ्रोपोडा समूह में मुख्यतः कौन से जीव आते हैं? क्या आर्थ्रोपोडा समूह में मुख्यतः कौन से जीव आते हैं? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। तो आर्थ्रोपोडा समूह में मुख्यतः कौन से जीव आते हैं दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। कौन कौन जीव? तो तिलचट्टा आता है, मच्छर आता है, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी, ये सब जीव जो है आपके यहाँ पे आर्थ्रोपोडा समूह में आता है। किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा समूह में आता है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले दोस्त? मोलस्का समूह में मुख्यतः कौन से जीव आते हैं? क्या मोलस्का समूह में जो है मुख्यतः कौन से जीव आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, मोलस्का समूह में क्या मोलस्का समूह में जो है वो आपके यहाँ पे घोंघा और सीपी आता है। क्या आता है? घोंघा और सीपी आता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। घोंघा और सीपी जीव जो है वो आपके यहाँ पे मोलस्का समूह में आती है। किसमें आती है? मोलस्का समूह में आती है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहला ऑप्शन में। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रही है? फिर यहाँ पे प्रश्न है, इकाइनो डर्मेटा संघ किस कौन से जीव में आता है? क्या इकाइनो डर्मेटा एक संघ जीव होती है जो कौन से जीव में आती है? तो कौन से जीव में आते हैं दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी। तारा मछली और ब्रिटल स्टार, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। ऐसा प्रश्न जो है अभी आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछी जा रही है, इसके लिए ऐसा क्वेश्चन अभी आपके यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है, 1-2 प्रश्न डीएलएड के एग्जाम में अभी पूछा गया है और कई एग्जामों में ये प्रश्न आ चुकी है, इसलिए अभी ऐसा प्रश्न हम लेकर के आए हैं आपके लिए। कई सारों को कमेंट आ रहा था कि सर ऐसा क्वेश्चन लेकर आइए जो अभी फिलहाल में चल रहे, जैसे एग्जाम में जो एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है वैसा क्वेश्चन, इसलिए सब क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य की पाचन प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? क्या मनुष्य की पाचन प्रक्रिया का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? मतलब मनुष्य की जो पाचन क्रिया का प्रक्रिया है जो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्त? तो ये आपके यहाँ पे मुख से स्टार्ट होती है, यानी मुंह से स्टार्ट होती है, और जाके लास्ट में कहाँ होती है? तो आपके यहाँ पे छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? ये जो है दोस्त वो आपके यहाँ पे मुख यानी मुंह से जो है स्टार्ट होती है, बट जाके पाचन क्रिया जो होती है वो आपके यहाँ पे छोटी आंत में जाके होती है। कहाँ होती है? मनुष्य का जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, प्रारंभ यानी स्टार्ट जो होती है वो आपके यहाँ पे मुख से होती है, मुख से होती है, बट जो लास्ट में जाके होती है वहां आपके यहाँ पे छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रही है? सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? क्या सिराओं द्वारा जो है वो कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? सिराओं द्वारा कौन सा रक्त जो है प्रवाहित होती है? इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, अशुद्ध रक्त। कौन सा? अशुद्ध रक्त, जो आप यहाँ पे दूसरा चौथा ऑप्शन में जो है अशुद्ध रक्त देख पा रहे हो। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन जो होता है अपलोडेड होती रहती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। और यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। बिल्कुल ही टॉप लेवल क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं। जैसा भी आपको एग्जाम पैटर्न चल रहा है उसी पे आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? क्या धमनियों द्वारा जो है वो कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धमनियों द्वारा जो है वो कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो कौन सा रक्त प्रवाहित होता है दोस्त? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा? धमनियों द्वारा जो है, धमनियों द्वारा जो है वो कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो आपके यहाँ पे शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा होता है?
शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में शुद्ध रक्त आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहे दोस्त, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? क्या कौन सी विटामिन जो होती है वो जल में घुलनशील होती है? यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होती है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बी तथा सी। बी तथा सी जो है वो आपके यहाँ पे जल में घुलनशील होता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बी तथा सी जो है आप देख पा रहे होंगे। क्या विटामिन बी तथा सी जो होती है वो आपके यहाँ पे जल में घुलनशील होती है। क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, विटामिन बी और सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछ रहा है, सोडियम का मुख्य कार्य क्या है? सोडियम का जो मुख्य कार्य होती है दोस्त, मुख्य काम, कार्य का मतलब काम होती है, तो काम जो होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, सोडियम का जो मुख्य कार्य होती है वो आपके यहाँ पे रक्तचाप को नियंत्रण करना। क्या रक्तचाप को नियंत्रण करना एवं जल में संतुलन बनाए रखना। क्या रक्तचाप को नियंत्रण करना एवं जल में संतुलन बनाए रखना जो है वो सोडियम का मुख्य कार्य होता है। क्या होता है? सोडियम का मुख्य कार्य होता है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। सोडियम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्तचाप नियंत्रण रखना। क्या रक्तचाप को नियंत्रण रखना और जल में घुलनशील बनाए रखना। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न जो अभी आपको है और डीएलएड एग्जाम में पूछी जा रही है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहे हैं, पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या है? क्या पोटेशियम का जो मुख्य कार्य होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, पोटेशियम का जो मुख्य कार्य है वो आपके यहाँ पे हृदय को, क्या हृदय की धड़कन एवं तंत्रिका तंत्र को संचालन करना। क्या होता है? हृदय की धड़कन एवं तंत्रिका तंत्र को संचालन करना जो है पोटेशियम का मुख्य कार्य होता है। किसका मुख्य कार्य होता है? पोटेशियम का मुख्य कार्य होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हृदय की धड़कन एवं तंत्रिका तंत्र को संचालन करना, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। ऐसा प्रश्न जो अभी आपको है ये डीएलएड के एग्जाम में ऐसा प्रश्न अभी पूछी जा रही है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं। तो प्लीज फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा कि क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो पे। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया का क्या बनता है? क्या यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया क्या कर बनता है? क्या प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? तो क्या बनता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर 11 का आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल बनती है। क्या बनती है? लैक्टिक अम्ल बनती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल जो है वो देख पा रहे हो। क्या बनती है? तो लैक्टिक अम्ल बनती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच के लिए, बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में लेकर के हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? ऐसा प्रश्न जो आपको यहाँ पे है और डीएलएड एग्जाम में अभी पूछी जा रही है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लेकर के आए। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। क्या बोल रही है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट की प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? तो क्या बनता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 12 का सी हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है इथाइल एल्कोहल देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की, क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? क्या बनता है? ग्लूकोज की जो प्रतिक्रिया से बनता है वो क्या बनता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप तीसरा ऑप्शन में। यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के प्रतिक्रिया से क्या बनता है? क्या ग्लूकोज की जो प्रतिक्रिया होती है उससे क्या बनता है? तो क्या बनता है दोस्त? आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रही है, एनिलिडा में उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? क्या एनिलिडा में जो उत्सर्जन होती है वो किस अंग द्वारा होता है? आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे है वो अभी डीएलएड एग्जाम में करंट में पूछा जा रहा है, इसलिए आज के सेशन में ऐसा क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं कि एनिलिडा में उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? क्या एनिलिडा में जो उत्सर्जन है वो किस अंग द्वारा होता है? तो किस अंग द्वारा होता है दोस्त? आपके यहाँ पे
नेफ्रीडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया द्वारा होता है। तो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन नेफ्रीडिया देख पा रहे होंगे। हाँ, और जिसने प्रीवियस ईयर का क्लास नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर का भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल ही टॉप लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं। और ये क्वेश्चन को समझ ही गए हो कि एनीलिडा में उत्सर्जन अंग किस अंग द्वारा होता है? किस अंग द्वारा होता है दोस्त? आपके यहाँ पे नेफ्रीडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया द्वारा होता है। तो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन नेफ्रीडिया जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जी, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? क्या मूत्र का जो पीएच मान होती है दोस्तों क्या होता है? जिसको यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। तो मूत्र का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर 15 के बी हो जाएगा। 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। और हाँ, अगर यहाँ पे पूछ दे कि पानी का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि पानी का पीएच मान कितना होता है। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहे दोस्त? बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां कौन सी है? क्या क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा, क्या बोल रहा है? बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की जो ग्रंथियां है वो कौन सी है? तो कौन सी ग्रंथियां होगा दोस्त? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे अग्नाशय हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी अग्नाशय हो जाएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की जो ग्रंथियां है, क्या दोनों प्रकार की जो ग्रंथियां है वो कौन सी है? तो आपके यहाँ पे अग्नाशय हो जाएगी। कौन सी है? तो आपके यहाँ पे अग्नाशय हो जाएगी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है अग्नाशय को देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहे दोस्त? पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्या क्वेश्चन नंबर 17 बोल रही है कि पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किसी अन्य नाम से जाना जाता है। तो और किस नाम से जाना जाता है दोस्त? यहाँ पे जिसको पहले से ही पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे कि कौन सा नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम अन्य से नाम से जाना जाता है दोस्त? तो आपके यहाँ पे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में मास्टर ग्रंथि देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रही है? प्रीसिंग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रही है? स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए, क्या स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? क्या लगने वाला जो बल होती है वो क्या कहलाता है? स्प्रिंग को, यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पे वापस लौटने के लिए लगे हुए बल, जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रत्यस्त बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यस्त बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यस्त बल कहते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन प्रत्यस्त बल देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रही है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? क्या पौधों के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक है वो कौन है? यहाँ पर जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 19 का सी हो जाएगा। कंपोस्ट है। कौन सा है? कंपोस्ट है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में कंपोस्ट को देख पा रहे होंगे। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो आपके यहाँ पे कंपोस्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछे दोस्त? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? क्या बिल्कुल ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न जो अभी आपको है डीएलएड एग्जाम में पूछी जा रही है करेंट में, इसलिए ऐसा प्रश्न आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? क्या पेट्रोलियम जो है वो किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 20 के सी हो जाएगी। अवसादी चट्टानों में। किस चट्टानों में? तो अवसादी चट्टानों में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। पेट्रोलियम जो है किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो आपको यहाँ पे अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। किसमें? अवसादी चट्टानों में पाई जाती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है अवसादी चट्टानों देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? क्या गुब्बारों को उड़ाने के लिए जो है वो काम में लाई जाने वाली गैस जो है वो कौन सी है? गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। हीलियम है। कौन सी है? हीलियम है। यहाँ पे प्रश्न को समझिए, गुब्बारों को उड़ाने के लिए मतलब कि जो गुब्बारा होती है वो आप लोग हवा में उड़ते देखते होंगे,
तो कौन सा गैस उसमें भरा होता है जिसके कारण से जो है वो हवा में उड़ती है, तो आपके यहाँ पे हीलियम गैस ही भरा जाता है। कौन सी गैस भरा रहता है उसमें, तो हीलियम गैस भरी रहती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। हीलियम गैस जो है गुब्बारा में भरी रहती है, इसके कारण जो आपके यहाँ पे है गुब्बारा हवा में उड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जो बिल्कुल टॉप लेवल की क्वेश्चन आपको अपलोडेड होती रहती है। और जिसने प्रीवियस ईयर का क्लास नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, आप लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। क्या यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा, डीडीटी का जो उपयोग है वो किस रूप में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। कीटनाशी के रूप में किया जाता है। किसका, कीटनाशी के रूप में किया जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में कीटनाशी देख पा रहे हो दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्या इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है। जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 23 के बी हो जाए। एकीकृत कौन सा प्रभावित होता है दोस्त, एकीकृत होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है एकीकृत को देख पा रहे हो दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछ रही है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। क्या सभी अम्लों में जो है अनिवार्य रूप से, क्या अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है, तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्त। यहाँ पे जिसका आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। तो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है। हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, जिसको हम लोग यहाँ पे H2 भी बोलते हैं। हाइड्रोजन के क्या बोलते हैं, H2 भी बोलते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछ रही है, क्या आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है। क्या आग लगने तथा फैलने की जो संभावना होती है वो सबसे कम किस वस्त्र से होती है, तो कौन से वस्त्र से होती है दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 25 के डी हो जाएगा। सूती कपड़ा, क्या सूती कपड़ों से जो है आग लगने तथा फैलने की, क्या आग लगने तथा फैलने की कम संभावना होती है। किसमें होती है, किस वस्त्र में होती है, तो आपके यहाँ पे सूती वस्त्र में होती है। किसमें होती है, तो आपके यहाँ पे सूती वस्त्र में होती है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, लोहे का सही महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। क्या लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो कौन सा है। यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। तो लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो कौन सा है दोस्त, तो आपके यहाँ पे हरी सब्जियां है। कौन सा है, हरी सब्जियां है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में हरी सब्जियां को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके, क्या गैसोलीन को किसको साथ मिश्रण करके जो है वो गैसोहॉल बनाया जाता है। क्या कहा जाता है, गैसोहॉल बनाया जाता है। ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है अभी करंट में डीएलएड के एग्जाम में पूछी जा रही है, इसलिए आपके यहाँ पे ऐसा प्रश्न लेकर के आए हैं। किसी भाई ने कमेंट किया था कि भाई ऐसा क्वेश्चन लेकर के आइए जो अभी करंट में पूछा जा रहा है, मतलब जो अभी डीएलएड का एग्जाम हो रहा है, जो जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पे आधारित लेकर के आइए। तो इसलिए आज के सेशन में ऐसा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ही टॉप लेवल का प्रश्न आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं। अगर फुल वीडियो आप वॉच करते हैं तो आपके यहाँ से प्रश्न आएगा ही तो आएगा। देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके जो है गैसोहॉल बनाया जाता है। तो किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 27 के बी हो जाएगी। इथाइल एल्कोहल के साथ, किसके साथ, इथाइल एल्कोहल के साथ जो है मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। क्या तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए जो है धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। तो कौन सा पदार्थ दिया जाता है दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। ग्लूकोज दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। तो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है ग्लूकोज देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। क्या मानव जाति के लिए जो है ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं, मानव जाति को जो है ओजोन परत आपका परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए है, तो परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए जो है ओजोन परत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्त।
फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेगा। आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन बिहार डीएलएड से रिलेटेड मिलता रहेगा। और प्रीवियस ईयर का क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। अनंत जबर के लिए सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 30 के बी हो जाएगा, क्लोरोमाइसिन, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा क्या कहलाता है? क्या गैस की लौ का जो सबसे गर्म हिस्सा होती है वो क्या कहलाती है? तो मैं आपको बता दूं, गैस की लौ का जो सबसे गर्म हिस्सा होती है वो आपके यहाँ पे नीला भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? नीला भाग कहलाता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन नीला भाग को देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, माचिस की तीली पर मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? क्या माचिस की तीली पर जो मुख्य रूप से पदार्थ होती है वो कौन सा पदार्थ होती है? यहाँ पर जिसको आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। तो कौन सा पदार्थ प्रयोग होती है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी। पोटेशियम फ्लोराइड भी होता है और फास्फोरस भी होती है और सल्फर भी होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगी। पोटेशियम फ्लोराइड भी होती है, फास्फोरस भी होती है और सल्फर भी होती है। माचिस के तीली पर पदार्थ जो होती है कौन कौन सी होता है? तो पोटेशियम फ्लोरेट होती है और फास्फोरस भी होती है और सल्फर भी होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्या विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट में धातु प्रयोग होती है वो कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर 33 का आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, टंगस्टन होती है। कौन सी होती है? तो आपके यहाँ पे टंगस्टन होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में टंगस्टन को देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा, सबसे शुद्ध रूप में पानी को क्या कहते हैं? क्या सबसे शुद्ध रूप में जो पानी होती है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। सबसे शुद्ध रूप में जो पानी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी, डिस्टल्ड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टल्ड वाटर कहते हैं, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? क्या हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रही है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाई जाती है? तो कौन सा धातु तत्व पाई जाती है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, आयरन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? आयरन पाई जाती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में आयरन देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी है? क्या हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो आप लोग यहाँ पे है वो कमेंट सेक्शन में बता दिया कि हमारे शरीर में जो है कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाई जाती है? ये भी बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बट विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपके यहाँ पे 5 जून को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो आपको यहाँ पे 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 5 जून देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो आपके यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद देख पा रहे होंगे दोस्त। ये जो है हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? क्या जनगणना जो है वो कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? जिसको यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट में बता। जनगणना जो है कितने वर्षों के अंतराल पर होती है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, 10 वर्षों के अंतराल पर जो है वो जनगणना होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में 10 वर्ष देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदी में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्या हिंदी में जो क्रिया विशेषण होती है वो किसे कहते हैं? जिसको यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। हिंदी में क्रिया विशेषण जो है किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 40 के सी हो जाएगा। जो क्रिया की विशेषता को बताए, क्या जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसको हम लोग यहाँ पे क्रिया विशेषण कहते हैं, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस 1 लाइक 1 कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि उनका तैयारी भी जो है बिल्कुल ही मजबूती तरीका से हो पाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।